ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। योगी सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी कर रही है। दिसंबर में एक साथ प्रदेश के सभी जिलों में कार्रवाई का आगाज किया जाना है, जिसमें 1434 चिन्हित भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ उनकी संपत्ति अटैच करने की तैयारी की जा रही है। और निकाय चुनाव बीतने के बाद सरकार इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई की तैयारी में है और शासन की ओर से सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों को हटाने को लेकर सरकारी महकमों के अफसरों को शासन की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही गृह, पंचायत, नगर विकास, आवास समेत सभी संबंधित विभागों को भी दिसंबर तक दस्तावेजों के साथ कार्रवाई रिपोर्ट्स तैयार करने को कहा गया है। सरकारी जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी? कौन जेई था जिम्मेदार, या फॉरेस्ट रेंजर था, या हमारा लेखपाल था, या मान लीजिए डेवलपमेंट अथॉरिटी का या नगर निगम का कोई जेई था, जिसकी या तो संलिप्तता रही है या शिथिलता रही है। एक न एक तो बात है, अगर सरकारी ज़मीन पर कब्जा है तो ऐसे नहीं हो सकता है, या तो उसकी मिलीभगत है, संलिप्तता है, और संलिप्तता नहीं है तो शिथिलता निश्चित रूप से है ही है कि उसकी शिथिलता है। उसने नहीं देखा सरकारी ज़मीन पर कब्जा होता रहा और उसकी जिम्मेदारी थी उसे प्रोटेक्ट करने की, उसने नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। दिसंबर के महीने में शुरू होने वाला अभियान भूमाफियाओं के लिए एक बड़ी सामत साबित होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया स्क्वाड के गठन के बाद से लगातार ये कार्रवाई चल रही थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ एनएसए, गैंगस्टर के अलावा उनकी संपत्ति अटैच करने की भी कार्रवाई योगी सरकार करेगी। जर्नलिस्ट रमेश के साथ अवनीश विद्यार्थी, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। और अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश, यहां पर जो भूमाफिया हैं उनकी तो खैर नहीं, लेकिन इसमें जिसकी भी मिली भगत होगी उनके खिलाफ भी आने वाले वक्त में कार्रवाई होती दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, सरकार ने जो पोर्टल तैयार किया उस पोर्टल में ये व्यवस्था है कि किस तरीके से अगर कोई अधिकारी उसमें संलिप्त रहा है, उस अधिकारी की क्या भूमिका रही है, उसकी भूमिका रही है, या फिर उसने जानबूझ करके षड्यंत्र रही है, या फिर उसने जानबूझ करके षड्यंत्र में शामिल होकर के सरकारी जमीन का कब्जा कराया है। ये तमाम परिस्थितियों की भी जांच चल रही है और इसीलिए एक एक रिपोर्ट जो है वो जिलों से, गांव से, मजरों से, जहां से भी कंप्लेंट्स आ रही हैं वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं और 3 अलग अलग लेवल पर इनको वेरीफाई किया जा रहा है, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और फिर राज्य के स्तर पर। और इसीलिए पूरा एक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया, जो टास्क फोर्स बनी है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, उस टास्क फोर्स को ये पूरा टास्क दिया गया है। इसके अलावा जो 1434 भूमाफिया पूरे प्रदेश भर में चिन्हित हुए हैं, इनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इस कार्रवाई में उनके खिलाफ जो है एनएसए के तहत कार्रवाई हो सकती है, गैंगस्टर के तहत, गुंडा एक्ट के तहत, कानून की जितने भी प्रावधान उन पर लागू हो सकते हैं उन तमाम प्रावधानों के तहत उनको घेरे जाने की तैयारी है, उनकी संपत्तियां अटैच करने की तैयारी है। और कोशिश यही है कि इससे पहले एक मौका दिया जाए, एक दबाव बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि सरकारी जमीन बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में कब्जा की गई है। उन पर तमाम सारे कॉमर्शियल भवन, इसके अलावा कई सारे अवैध निर्माण उस पर हो चुके हैं। उन अवैध निर्माणों को भी ढाने की तैयारी है और ये सरकार का बुलडोजर अलग अलग हिस्सों में निकाय चुनाव के बाद जो है वो निकलेगा और इन तमाम निर्माणों को भी ढाएगा और उसके अलावा जिस तरह के भूमाफिया हैं उनको गिरफ्त में भी लिया जाएगा। जी अवनीश, कब तक ये कार्रवाई हो सकती है? और दूसरी बात ये कि जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं जिनकी मिलीभगत, सरकारी लोग हैं जिनकी मिलीभगत सामने आ सकती है, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई बनती है? ठीक, कार्रवाई उनके खिलाफ विभागीय जांच होगी, उनके खिलाफ सेवा से मुक्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा मुकदमे दर्ज होंगे। अभी तक कई सारे मामलों में मुकदमे दर्ज सरकार ने किए हैं पिछले 3-4 महीनों के अंदर। जहां तक अधिकारियों की बात है, अगर आपको याद हो 2 पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों को भी इसी तरह के आरोपों में सेवा मुक्त किया गया था। तो जब पीसीएस संवर्ग के अधिकारी, जो काफी सीनियर अधिकारी माने जाते हैं शासन में, उनको इस तरह के आरोपों के बाद सेवा मुक्त किया जा सकता है, तो नीचे में चाहे लेखपाल हो, इसके अलावा कानूनगो हो, पटवारी हो, या फिर तहसीलदार हो या उप तहसीलदार हो, इन सब लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल आने वाले वक्त में होने वाली है। और इसीलिए अब चूंकि डाटा इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है, इतना जो है सब कुछ पोर्टल पर उपलब्ध है, आप अपने गांव की तस्वीर अपने पोर्टल पर जाकर के जियो मैप के थ्रू देख सकते हैं, आप अपने गाटा संख्या, अपने खसरा संख्या की जानकारी ले सकते हैं, किसी संपत्ति को किसने बेचा है, उस पर विवाद है या नहीं है, उसके आसपास की जमीन किसकी है, उस पर किन लोगों का नियंत्रण है, इन तमाम चीजों की जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी कहीं ना कहीं इस बात की सहूलियत भी लोगों को देगी कि वो जागरूक हो, सीधे तौर पर जो है सामने आए और अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराएं। जहां तक सरकारी जमीनों का मसला है, जवाहर बाग जैसी घटना या सहारनपुर जैसी घटना दोबारा न दोहराई जाए, इसीलिए शायद इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया था बीजेपी ने। विधानसभा के चुनाव के दौरान एक बाकायदा पोस्टर वॉर हुआ था,
खूब जम करके पोस्टर बैनर लगाए गए थे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसको घेरने की कोशिश हुई थी, सरकार पर दबाव था और इसीलिए जो है जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में लगातार इस काम में तेजी दी गई और अब दिसंबर का महीना चुना गया है इस मामले में कार्रवाई करने के लिए। बहुत शुक्रिया अवनीश विद्यार्थी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आगरा में सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है और भूमाफिया शैलेंद्र अग्रवाल काफी भागदौड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शैलेंद्र अग्रवाल फ्लैट देने के नाम पर लोगों से रकम हड़प ली थी उसने। पीड़ितों ने आगरा के अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश में थी। पुलिस ने इसके घर की कुर्की भी कर डाली थी। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस शख्स को धर दबोचा है। और प्रदेश में 4 लाख कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक 60 विभागों ने मुख्य सचिव को दागियों की लिस्ट नहीं सौंपी है। आखिर क्यों नहीं हो पाई दागियों की स्क्रीनिंग, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आखिर कैसे होगी दागियों की स्क्रीनिंग? 60 विभागों ने नहीं सौंपी मुख्य सचिव को स्क्रीनिंग की रिपोर्ट। मुख्य सचिव का आदेश नहीं मानते 5 दर्जन विभागों के मुखिया। 4 बार नोटिस के बाद भी नहीं सौंपी दागियों की सूची। 31 अक्टूबर तक देनी थी 94 विभागों को 50 साल के ऊपर की सूची। दर्जनों विभागों में नहीं है रिकॉर्ड, तो कैसे होगी कार्रवाई? यूपी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए 94 विभागों को 50 साल से ऊपर के दागी अधिकारियों की स्क्रीनिंग का आदेश दिया था, लेकिन सच ये है कि सरकार के ही आदेश का पालन उनके विभाग नहीं कर रहे। 31 अक्टूबर तक सभी विभागों को दागियों की सूची सौंप देनी थी, लेकिन मुख्य सचिव के 4 बार नोटिस देने के बाद भी पीडब्ल्यूडी, परिवहन, पंचायती राज, कृषि, पुलिस के अलावा 60 विभागों ने दागियों की सूची नहीं सौंपी है। लेकिन कई विभागों के पास रिकॉर्ड नहीं है, तो कईयों के एसीआर जल गए हैं। काफी जगह तो ये हमें समस्या आई है कि वहाँ पे एसीआर जो होता है वो है ही नहीं। वहाँ पे तो 8-8, 10-10 साल से नहीं है। कुछ डिपार्टमेंटल एसीआर नहीं है, तो इस प्रकार की भी कठिनाइयाँ आ रही हैं। अब जहाँ पे ये कठिनाइयाँ हैं तो उसको भी फिर हम लोग उसका समाधान निकालेंगे। फिर नई एसीआर बनती है, मगर उसके बारे में जानकारी लेते हैं और इसीलिए हम लोग एक डिजिटल ऑफिस जो कहते हैं ई ऑफिस की प्रथा लेकर आ रहे हैं कि कभी ये जो जलने का या गायब होने का कभी सिलसिला आ ही नहीं था। मुख्य सचिव के 4 बार नोटिस के बाद भी आदेशों को ठेंगा दिखाने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी या दागी यूं ही बच जाएंगे? लेकिन सवाल ये भी है कि जब विभागों के पास रिकॉर्ड ही नहीं तो दागियों की सूची सौंपे भी तो कैसे? प्रदेश सरकार ने ये आदेश किया था कि 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के 94 विभागों के विभागाध्यक्ष स्क्रीनिंग कर दागियों की सूची सौंप देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और मुख्य सचिव के 4 बार रिमाइंडर देने के बाद भी यूपी के 60 से अधिक विभागों ने दागियों की सूची नहीं सौंपी, जिसके चलते अब दागी अफसरों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। विभागों का कहना है कि कई विभागों में एसीआर जला दिए गए, कहीं सर्विस बुक ही गायब है, इसलिए ऐसे में उनके विभागाध्यक्ष अपने कर्मचारियों को बचाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अब उन विभागाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मन बना लिया है जिन विभागों के प्रमुखों ने अपने दागियों की सूची मुख्य सचिव को नहीं सौंपी है। कैमरामैन राजेश के साथ अजीत सिंह, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। और अजीत सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजीत, क्या कुछ समझ में आता है, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? अभी तक ये लिस्ट क्यों नहीं सौंपी गई है? बिल्कुल अनुज, इसकी वजह साफ है कि जो भ्रष्ट और अनियमितता में लिप्त अफसर हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जा रही उन विभागों में जो घोटालों के लिए जाने जाते हैं। वो चाहे आप कृषि की बात करें, चाहे सिंचाई की बात करें या फिर परिवहन की बात करें, वित्त की बात करें, आवास हो, एलडीए हो, अल्प माइनॉरिटी हो, इन सभी विभागों में हमेशा जांचें होती रही और हमेशा जांच के बाद कार्रवाई होती रही। आपको अगर याद होगा कि 1 महीने पहले शक्ति भवन में आग लग जाती है, फिर बापू भवन में आग लग जाती है और रिकॉर्ड जल जाते हैं। और जो कार्रवाई का सबसे
बड़ा आधार होता है वो एसीआर यानी जो गोपनीय रिपोर्ट का लेखा जोखा जिस पे दर्ज होता है कर्मचारी का, वो एसीआर ही लगभग दर्जन भर से अधिक विभागों में गायब है और उनके विभागाध्यक्ष इसकी सूची नहीं सौंप रहे हैं। सरकार, याद होगा जब सरकार बनी थी तो पहली कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की घोषणा की थी कि हम 50 वर्ष के उन अफसरों की स्क्रीनिंग करेंगे जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं और उन्हें उनके काम के आधार पर, उनके भ्रष्टाचार के आधार पर कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा 3 महीने की एक नोटिस दी जाएगी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और इसके बाद मुख्य सचिव ने पारदर्शिता बरतने के लिए सभी विभागों में एक कमेटी बनाई गई। उसमें उनके स्तर से एक एक अधिकारी नामित किए गए जिससे उनकी संबंधित विभागाध्यक्ष अपने उन कर्मचारियों को न बचा सकें जो दागी और लंबे समय से वहां तैनात है। लेकिन जो अब हुआ वो एकदम तथ्यों से परे हो गया। 31 अक्टूबर लास्ट तिथि थी अनुज, जब सभी को इस बात की रिपोर्ट भेजनी थी कि किस विभाग में कितने दागी अफसर हैं, उसकी बाकायदा पूरी सूची भेजनी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य सचिव के 4 बार रिमाइंडर भेजने के बाद और हर सप्ताह एक बार मीटिंग लेने के बाद, फटकार लगाने के बाद भी 60 विभाग, बहुत बड़ी संख्या होती है, यूपी के 94 विभागों में से 60 विभागों ने इसकी सूची नहीं सौंपी, अपनी रिपोर्ट नहीं दी। अब मुख्य सचिव ने पत्र लिखा है कि उन विभागाध्यक्षों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो सूची नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल वही, जिस तरह सिद्धार्थ नाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की और इसको स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 15 सालों में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और यहां तो एसीआर जला दिए जाते हैं, यहां एसीआर गायब कर दिए जाते हैं। तो सवाल यही है कि क्या सरकार और मुख्य सचिव के आदेशों को विभाग नहीं मानते, उनके विभागाध्यक्ष आदेश नहीं मानते और अपने तरीके से वो अपना विभाग चलाना चाहते हैं? ये रिपोर्ट शायद इस बात। बिल्कुल अजीत, यहां पर एसीआर की बात आप कर रहे हैं जो कि जल गए हैं और कई जगह पर गायब हो चुके हैं, तो इसको लेकर भी जवाबदेही तो बनती है ना, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं ना, तो कोई ना कोई तो होगा जिसकी जवाबदेही बनती है इसको लेकर। बिल्कुल जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अगर जवाबदेही सरकार और विभाग नहीं तय करेगा तो सवाल सरकार पर उठेगा और उस विभाग पर उठेगा जिस विभाग में एसीआर जल गए हैं या गायब हैं। इसीलिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है कि जहां जहां एसीआर जले हैं और जिन लोगों के एसीआर गायब हैं उसकी एक वार्षिक रिपोर्ट अलग से बनाई जा रही है, उनके कामों की अलग से मॉनिटरिंग की जा रही है और उस पर नजर रखी जा रही है। मुख्य सचिव ने साफ तौर पर जब बात किया था ईटीवी ने तो उन्होंने कहा था कि हम हर उस व्यक्ति पर नजर रखें, उसके लिए अलग से टीम बनाई गई है जिन लोगों के एसीआर जल गए हैं या जिनके रिकॉर्ड गायब हैं। बक्सा किसी को नहीं जाएगा, भले ही वो कुछ समय के लिए बच जाए, 6 महीने के लिए बच जाए, लेकिन सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करेगी और वो किसी तरीके से बच नहीं सकते कि एसीआर नहीं है तो उन्हें बख्श दिया जाएगा। बट हमें समय ज्यादा लगेगा। सरकार की जो मंशा थी कि 31 अक्टूबर तक ये साफ कर दे कि उत्तर प्रदेश में जो स्क्रीनिंग के दायरे में 4 लाख कर्मचारी थे उसमें से कितने दागी थे। लेकिन इन विभागों की लापरवाही और विभागाध्यक्षों की एक तरह से कहा जाए अनुज कि वो मुख्य सचिव के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और वो साफ तौर पर ये नहीं चाहते कि जल्दी से कार्रवाई हो जाए, क्योंकि हर विभाग में कोई ना कोई एक ऐसा अफसर, ऐसा कर्मचारी होता है जो विभागाध्यक्ष का प्रिय होता है और पूरे घोटाले में वो शामिल होता हो। चाहे गोमती रिवर फ्रंट की बात करें, जेपीएनआईसी की बात करें और बड़े विभागों में, लोक निर्माण विभाग में बात करें तो वो शामिल होता है। इसलिए उसको बचाने के लिए विभागाध्यक्ष हर संभव प्रयास करता है, क्योंकि जैसे ही वो कारिंदा फंसेगा तैसे ही बड़ा अफसर भी जांच के दायरे में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी मंशा और घोटालेबाजों को बचाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें बड़े अफसर भी शामिल है और उन पर भी कार्रवाई का सरकार ने मन बनाया और तैयारी की जा रही है। बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। सीएम त्रिवेंद्र रावत आज दून विश्वविद्यालय में सेमिनार में शिरकत करेंगे। 11 बजे दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला, महिला छात्रावास का लोकार्पण भी सीएम करेंगे। इसके साथ ही दोपहर किसान भवन जाएंगे सीएम, जहां मोबाइल फिश आउटलेट का उद्घाटन करेंगे। बढ़ते आगे, गन्ना मंत्री प्रकाश पंत ने गन्ना विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चीनी मिलों को लाभ में लाया जाए, जिससे मिलों को गन्ना किसानों को भुगतान करने में देरी ना हो। चीनी मिलों को लाभ में लाने को लेकर कमेटी का भी गठन किया गया है। वहीं प्रकाश पंत ने मिलों को भी निर्देश दिए हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान समय पर करें। हमारी शुगर मिल्स हैं 5 और उन शुगर मिल्स की स्थिति की समीक्षा की, क्योंकि अब हमारे लगभग शुगर मिल चालू हो चुकी हैं। वहाँ जिस तरह से गन्ने का पेराई चल रही है वो इस बार ये उम्मीद है कि हमारी सभी शुगर मिल अपने घाटे से ऊपर आएंगी। हमारा हरदम प्रयास रहा कि जो गन्ना किसान हैं उनको भी ठीक तरीके से धनराशि मिल पाए
और उसके साथ साथ जो वहाँ के वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको भी वेतन मिल पाए, ये हमारा प्रयत्न है और उम्मीद है इस वर्ष। और बढ़ते आगे, सूरज निकलता है तो रोशनी, ढलता है तो अंधेरा, पर यह अंधेरा अगर नौनिहालों के जीवन पर भारी पड़ जाए तो क्या कहेंगे। 3 नौनिहालों के सपने आखिर कैसे टूट रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमने भी कुछ सपने देखे हैं, हम भी औरों की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। इन 3 नौनिहालों के दर्द को भले ही सरकार के बड़े बड़े हुक्मरान और संस्थाएं ना समझ पा रही हों, पर इनके सामने संकट का दौर है। दरअसल इन तीनों को दिन के उजाले में तो दिखता है, पर रात के अंधेरे में नहीं। स्कूल छूट गया है और इलाज के लिए पैसे तक नहीं है। क्या दिक्कतें होती हैं रात में? हम आग नहीं देखते हैं। मन करता है स्कूल जाने का, लोगों की तरह, बच्चों की तरह? हाँ। किस तरह पढ़ना चाहते हैं? क्या दिक्कतें हो रही हैं? हम आंखें नहीं देखते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। इन नगर निकायों में साफ सफाई के कार्य को, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उस कार्य को करने में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। आउटसोर्सिंग की रखे जाते हैं। जितना मानदेय नगर निकायों से लिया जाता, उतना पैसा उन सफाई कर्मियों को नहीं दिया जाता है। इसलिए उन सफाई कर्मियों को उनका सही मानदेय मिल सके, हम इसके लिए, और पटरी व्यवसायों का व्यवस्थित पुनर्वास हो, इसके लिए जवाबदेह बनाना चाहते हैं नगर निकाय की इकाइयों को। और इसके लिए उनको पावरफुल भी बनाएंगे, अपनी योजनाएं बना सकें, अपनी आय को जनरेट भी कर सकें, और अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए अगर कहीं पर फंड की कमी आड़े आती है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट उनको मदद करने के लिए तैयार खड़ी होगी। तो इसके लिए एक्ट में भी कोई संशोधन करना पड़ेगा? देखिए, इसमें पहले से व्यवस्था थी। पिछली सरकारें जानबूझ करके नगर निकायों को कार्य नहीं करने देना चाहती थी, और पिछली सरकार ने जानबूझ करके ऐसी शरारत की जिससे नगर निकाय की इकाइयां ठीक ढंग से कार्य न कर सकें। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो इन नगर निकाय की इकाइयों को पूरी तरह पंगु बनाने की साजिश हुई थी, और इन्होंने 74वें संविधान संशोधन में और भी संशोधन करके महापौर और चेयरमैन के पावर को सीज करने का एक अध्यादेश भी पारित कर दिया था। मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश के गवर्नर साहब को, जिन्होंने उस पर साइन नहीं किया। वैसे पूरी व्यवस्था को पंगु करने का कार्य नगर निकाय क्षेत्रों में पिछली सरकारों ने किया था। हो गया। तो गोरखपुर में अपनी बात रखते हुए, पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ते आगे, आज तक आपने भगवान को बूढ़े स्वरूप में नहीं देखा होगा, लेकिन टिहरी गढ़वाल के दूरस्थ बूढ़ा केदार में भगवान शिव को बूढ़े स्वरूप में बूढ़ा केदार के रूप में पूजा जाता है, जिसे 5वां धाम भी कहा जाता है। रिपोर्ट देखिए। बाल गंगा और धर्म गंगा के बीच 5 पहाड़ों से घिरा बूढ़ा केदार में भगवान शिव विराजमान है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कौरवों की हत्या के बाद पांडवों पर भाइयों की हत्या का पाप लगा था। तब वेद व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर को उत्तरी हिमालय की ओर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने को कहा। तब पांडवों ने बूढ़ा केदार में आकर भगवान शिव की परिवार के साथ पूजा अर्चना की और गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाई और उनका भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ ने पांडवों को साक्षात दर्शन दिए, जो सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है यहाँ पर।
यहाँ पर जो मूर्ति दिखाई दे रही है ये शंकर जी की पूरी शेषनाग का कवच है, जटा है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में खप्पर है, कान में कुंडल है, बगल में झोली है, पूरा शरीर है। इसका शिला का अंत नहीं है, ये दोनों नदी तक मिली हुई है। गुरु कैलापीर बूढ़ा केदार वासियों के इष्ट देव हैं और हर वर्ष दीपावली के एक माह बाद गुरु कैलापीर बगवाल बलराज मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें गुरु कैलापीर के पुजारी नाथ समुदाय के लोग निशान को लेकर दौड़ लगाते हैं और आढ़े टेढ़े खेतों में होने वाली इस दौड़ में भारी संख्या में दूर दराज से आए लोग प्रतिभाग करते हैं। ये तो कई वर्षों से जो है बहुत पुराने समय से होती आ रही है और जो हमारे आराध्य देव गुरु कैलापीर है, इनके लिए जो लोग इस दौड़ में जो है शामिल होते हैं, कच्चे बच्चे स्त्रियां पुरुष, उनको जो है बहुत बड़ी सुख समृद्धि और उसके लिए होता है हमारे क्षेत्रवासियों की जो है सुख समृद्धि के लिए ये दौड़ मानी जाती है। विश्व में भगवान शिव के बूढ़े स्वरूप को देखने दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते बूढ़ा केदार आज भी 5वें धाम के रूप में विकसित नहीं हो पाया है, जिस कारण इसका प्रचार प्रसार भी नहीं हुआ है। सौरभ सिंह, ETV न्यूज, बूढ़ा केदार, टिहरी। और गोरखपुर चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन लेते हैं। और भी स्वायत्तता उनको देने की पक्षधर है, वहीं साथ ही साथ 2-3 बिंदुओं पर हमने फोकस किया है। खास तौर पर एक, ये नगर निकाय अपनी आय को स्वयं भी जनरेट करने की क्षमता पैदा कर सके, उनके सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी हो सके। जो पहले एक चली आ रही प्रवृत्ति थी कि नगर निगम हो या नगर निकाय की इकाइयों में जो संपत्ति होती थी, कुछ लोगों की आंखें उसमें गड़ जाती थी, उनको आवंटित कर दी जाती थी या बेच दी जाती थी, तो इसको पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए वह उस नगर निकाय इकाई के सोर्स ऑफ इनकम का आधार बने और उस नगर निगम इकाई को हम लोग उस नगर निकाय इकाई को हम सक्षम बना सकें, आर्थिक दृष्टि से सक्षम बना सकें, जहां हम इसको फोकस कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित पुनर्वास, वो ठेला है, खुमचा है, रेड़ी है, इनको व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था, जहां एक रोड मैप हम लोगों ने उसके लिए खींचा है और उस पर हम लोग अपनी कार्य योजना को लागू करने जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ नगर निकाय की इकाई में सर्वाधिक शोषण का शिकार होता है उनका सफाई कर्मचारी। आउटसोर्सिंग से जो भी सफाई कर्मी हैं उनको मानदेय नहीं मिल पाता है, सही मानदेय नहीं मिलता है। हम लोगों का प्रयास है कि नगर निकाय इकाइयों में कार्यरत सफाई कर्मचारी को उसका उचित मानदेय मिले, उसको उचित वेतन मिले, सम्मानजनक ढंग से वो अपनी व्यवस्था का संचालन कर सकें और साथ ही साथ उन नगर निकाय इकाइयों के माध्यम से को हम साफ सुंदर बनाने में उन लोगों का योगदान भी ले सकें। इन सब कार्यों को लेकर के हम लोगों ने अपनी कार्य योजना तैयार की है और हमें विश्वास है कि बनने वाले बोर्ड आर्थिक रूप से भी सक्षम होंगे। पटरी व्यवसायी और जो सफाई कर्मचारी सर्वाधिक शोषण के शिकार होते हैं, इनको शोषण से मुक्ति भी मिलेगी। है ये जो पद्मावती की फिल्म थी रानी पद्मिनी के ऊपर, इसको लेकर एक संशय की स्थिति बनी हुई थी कि यूपी सरकार क्या सोचती है? नहीं, यूपी सरकार ने सबसे पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और मुझे लगता है अब कोई कन्फ्यूजन उसमें है ही नहीं। कल उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दी है। सेंसर बोर्ड को इस बारे में निर्णय लेना है। हम लोगों को जो कुछ कहना था हम लोग सेंसर बोर्ड को पहले लिख के भेज चुके हैं। महाराज, अगर सेंसर पास करता है तो क्या यूपी में रिलीज किया जाएगा उसको? देखिए, इस प्रकार के काल्पनिक प्रश्नों का भी कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने अपनी जो भी हमारी आपत्तियां थीं और जो हमारे सुझाव थे, हम लोग सूचना प्रसारण मंत्रालय को उससे अवगत सबसे पहले करा चुके हैं और मुझे लगता है कि हमारी उन भावनाओं को या प्रदेश की 22 करोड़ जनता की उन भावनाओं को सभी लोग, सक्षम लोग जान गए हैं और मुझे लगता है कि
किसी को भी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिलेगी।